दिसंबर 21 के सवाल में क्या मसला आ रहा है आपके? सवाल कौन सा है? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सवाल देख लूंगा। उसका वैसे आंसर तो अपलोड हुआ हुआ है ना हमारे पोर्टल पे? अगर आंसर पोर्टल पे अपलोडेड है, फिर क्या मसला है? आपने वो आंसर देखा है, सजेस्टेड आंसर देखा है? और उसका तो आंसर ड्राफ्टेड भी है। दिसंबर 21 के सवाल की दोनों चीजें हैं। पहली चीज, इसका सजेस्टेड आंसर जो वर्ड में एक है, जो वॉल्यूम 2 है वो भी है, और इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। अच्छा समीर साहब, अगर मैं आपके सवाल का आंसर कर दूं पहले। सर, प्लेसमेंट ऑफ ईओएमपी इन ऑडिट रिपोर्ट कैंप से ऊपर किस सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है? कोई एग्जांपल दे सकता है? मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। देखें, वैसा हमें पता है हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सही है? ओपिनियन होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, यह आता है। उसके बाद की ऑडिट मैटर आता है, उसके बाद एम्फेसिस आता है, उसके बाद ओएमपी आता है, सही है? ये बेसिकली हमारी एक सीक्वेंस है। स्टैंडर्ड आइजा 210 आपसे कहता है, आइजा 210 आपसे कहता है कि आप आइजा 210 आपसे कहता है कि आप एक काम ये कर सकते हो, आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को यहां पे ऐड कर सकते हो, मतलब इन सबसे पहले, इन दोनों से पहले। और उसका क्या सिनेरियो है? उसका सिनेरियो यह है कि जब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन दोनों पैराग्राफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सही है? इन दोनों चीजों से भी इंपॉर्टेंट होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है आइजा 210 में। और आइजा 210 में वो आपसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो एक्सेप्टेबल होगा या एक्सेप्टेबल नहीं होगा। याद है ना मैं यार, प्री कंडीशंस। अच्छा, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने ये देखना है कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अगर तो लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है या प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ। अगर तो लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ और मैनेजमेंट जिस बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डन हो गया। लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, यस, तो स्टैंड कहता है कि अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन है, माई बाप है, सही है? इस केस में आप क्या करें? इस केस में आप एंगेजमेंट तो एक्सेप्ट कर लें। इस केस में आप दो कंडीशन डालें। पहली कंडीशन, मैनेजमेंट को बोलें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज डिस्क्लोज करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन किसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है? लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए मैं मजबूर हूं और मैंने एफएस इसी बेसिस पे बनाना है। अब देखिएगा, मैनेजमेंट एफएस में डिस्क्लोज करती है ये चीज। क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस के लिए? चले बच्चों, जल्दी जल्दी, छेती छेती। क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल है, सही है। और ये एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी हुआ है। तो इट मींस एम्फेसिस की कंडीशन पूरी होती है। अब जब एम्फेसिस की कंडीशन पूरी हो चुकी है प्यारे बच्चों, मुझे बताएं, एक तरफ आप कैम बता रहे हो कि पीपी की इंपेयरमेंट, सही है? एक तरफ आप बता रहे हो इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट। प्यारे बच्चों, एक तरफ तो पूरा फ्रेमवर्क ही गलत है। मुझे बताएं, क्या ईओएमपी आप यहां पे बता सकते हो? अब यहाँ पे एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ सबसे पहले आ जाएगा, इन दोनों चीजों से पहले आ जाएगा। क्लियर हो मेरे भाई? क्या नाम था आपका मेरे भाई? समीर साहब, क्लियर है आप? डन हो गया? बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। शायान साहब का एक सवाल है। शायान साहब कह रहे हैं, सर आज 700 में आई नीड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन नॉट पार्ट ऑफ द एफएस। देखें, ये गलत कह रहे हैं शायान साहब। मैनेजमेंट क्या कर सकती है? देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सही है? एफएस में जितनी भी चीजें आती हैं जो मैं येलो से लिख रहा हूं, इसके पीछे कोई ना कोई आईएफआरएस होगा। आईएफआरएस के बैक, आईएफआरएस मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा। इसके बेसिस पे एफएस में सारी चीजें आ रही होंगी।
मैनेजमेंट कहती है, मैनेजमेंट ये अब जो ग्रीन से लिख रहा हूं मैं, मैनेजमेंट कुछ चीजें ऐड कर देती है, और जब मैनेजमेंट इस चीजों को ऐड करती है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट एफएस में फिर भी डाल रही है। यहां तक क्लियर हो मेरे भाई? शायद साहब यहां तक क्लियर हो, थोड़ा जवाब दे देंगे तो मेहरबानी होगी। अच्छा, अब जो ये ग्रीन चीज है, अब मेरा ओपिनियन क्या है, मैं ऊपर आपको मैंने हेडिंग लिखी हुई है, मेरी ओपिनियन होती है, इन अवर ओपिनियन These FS are prepared in accordance with IFRS। अब जब मैं इस एफएस के ऊपर ओपिनियन देने जा रहा हूं, अगर मैं इस एफएस के ऊपर ओपिनियन देने जा रहा हूं, तो इसके अंदर तो ये ग्रीन वाली चीजें भी कवर्ड हो रही हैं, ऐसा ही है मेरे भाई। और जो ग्रीन वाली चीजें हैं, ये आईएफआरएस की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये तो आईएफआरएस के हिसाब से है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, ये ग्रीन क्या कहलाएगा, ये ग्रीन कहलाएगा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ऐसा हो गया भाई, ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अब मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, दो चीज होगी। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप एफएस से हटा दें। ठीक है, उर्दू में लिख रहा हूं, इसको आप एफएस से हटा दें। या तो मैनेजमेंट इसको एफएस से हटा देगी, या मैनेजमेंट इसको एफएस से नहीं हटाएगी। यहां तक क्लियर हो शायान साहब? बेहतरीन। अगर मैनेजमेंट इसको एफएस से हटा देती है, मतलब मसला ही रिजॉल्व हो गया। लेकिन जब एफएस से हटाएगी तो कहां लिखेगी, कहां लिखेगी, जल्दी से बता दें कहां लिखेगी। अगर एक चीज एफएस से हटा देगी तो कहां लिखेगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखेगी, सीएफओ रिपोर्ट में लिखेगी। इसका मतलब कहां लिखने जा रही है, कहां लिखने जा रही है, अदर इंफॉर्मेशन में लिखने जा रही है। अगर अदर इंफॉर्मेशन लिखने जा रही है तो फिर आपने आयजा 720 अप्लाई करना होगा। डन हो गया। और अगर मैनेजमेंट एफएस से नहीं हटा रही मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैनेजमेंट एफएस से हटाने से मना करती है आपको कि नहीं भाई मैं तो एफएस से नहीं हटा रही, अब आप बोलोगे यार ठीक है, फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप मैनेजमेंट से कहोगे ठीक है, इस डिस्क्लोजर के ऊपर आप लिख दें, क्या लिख दें, अनऑडिटेड। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या लिख दें, अनऑडिटेड। और आप एज एन ऑडिटर क्या कर सकते हो, आप अदर मैटर पैराग्राफ में, अदर मैटर पैराग्राफ कब आता है, जब ऐसी चीज जो मुझसे पर्टेन करती है, मेरी रिपोर्ट से पर्टेन करती है, मेरी जिम्मेदारी से पर्टेन करती है, तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ में कह सकता हूं। और मैं किसको कह सकता हूं कि भाई ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने ऑडिट नहीं किया है, इसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एफएस का मतलब ये रहा, ये ग्रीन एफएस के अंदर डाल दिया है, नोट नंबर 39 में डाल दिया है, नोट नंबर 40 में डाल दिया है, और आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको डिस्क्लोज करने की। क्लियर हो बच्चों यहां तक? नहीं नहीं, वो तो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है भाई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अभी बच्चों को लॉ में एनबीएफसी पढ़ा रहा था मैं। अगर आप एनबीएफसी को ऑडिट करते हैं, तो एनबीएफसी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एनबीएफसी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वो किस हिसाब से बनते हैं, वो आईएफआरएस के हिसाब से ही बनते हैं। और जो एनबीएफसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पे जो फॉर्मेट बताया हुआ है, वहां पे जो चीजें बताई हुई है, उसके लाइक उसने लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट का नोट देखेंगे, तो उसमें वो बता रहा होता है परसेंटेज ऑफ नेट एसेट, पता है ना हमें, ये चीज देखी हुई है ना हमने। तो परसेंटेज ऑफ नेट एसेट कौन सा आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है, नहीं। बट यहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज आईएफआरएस एंड एनबीएफसी। तो मेरे तो इट मींस अगर एफएस में जो डिस्क्लोजर जा रहा है, ये एफएस में जो डिस्क्लोजर जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, ये तो रिक्वायरमेंट है मेरे भाई। मैं आपसे एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, आप दफा करें एनबीएफसी को, ये तो कल बच्चों को लॉ को पढ़ा रहा था तो मैं बता देता हूँ। आप कंपनी की बात करें, सिंपल सी कंपनी की बात करें, सही है। IS-16 कहाँ आपसे कहता है कि 50,000 रुपए से ऊपर वाले को जो एसेट बेचा हुआ है, तो मुझे बताएं मोड ऑफ पेमेंट क्या थी, कितने में बेचा, क्या गेन हुआ, बायर कौन था, क्या IS-16 आपको कहता है ये डिस्क्लोज करने के लिए? लेकिन क्यों डिस्क्लोज करता हूं मेरा बच्चा, क्यों डिस्क्लोज करता हूं, कंपनीज एक्ट।
तो मेरा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट दोनों है। और अगर आईएफआरएस और कंपनीज एक्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन माई बाप होगा? जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और बोले। अच्छा सॉरी, मुझसे एक सवाल मिस हो गया है। मलाहत का सवाल है, सर लास्ट टाइम में ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए आई है, उसका फॉर्मेट डिस्कस कर लें, बिकॉज आपकी वीडियो लास्ट पेपर डिस्कशन डिड नॉट कवर दैट पोर्शन। यार ईमेल में ये सब लिखना जरूरत नहीं है, टू एड्रेस ही ये नहीं यार, सिर्फ कंटेंट लिखना है, आपने सिर्फ कंटेंट लिखना है प्यारे बच्चों, ये चीजें मैटर नहीं करती। यार ये सिर्फ 3-4 बच्चों के ही सवाल है, बाकी के कोई सवाल नहीं है। हाँ जी। आरफा, अली, अरकाम, अतिया, फहाद, एचबी, काशिफ, मदिया, मलाहत, असद, कोई सवाल नहीं है बेटा। हमने जल्दी करें, हमने इसके बाद फिर एक सवाल भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। शायद कौन सी चीज बेटा, बता दो मुझे। ये आप आगे जाके देखेंगे कवर्ड हो जाएगी, ये आगे जाके आप देखेंगे शायद, अगर आप आगे के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे कवर्ड हो जाएगी, परेशान ना हो बेटा। अगर आप आगे के लेक्चर्स देखेंगे उसमें कवर्ड है। अच्छा मैं एक काम क्या करता हूँ, पेपर में हमारे पास रिस्क, प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेशन रखता हूँ 1 से 2 दिन का, जिसके अंदर जितने भी आईएफआरएस हैं, IS 1 से लेके आपके पास IFRS 16 तक, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड, उस सब में क्या रिस्क हो सकते हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, ये नॉर्मली मैं एक सेशन रखता हूँ। ठीक हो गया मेरे भाई? और अगर आप मेरी किताब रेफर करेंगे वॉल्यूम 1 में, तो वॉल्यूम 1 में आपको बहुत सारे आईएफआरएस के ऊपर रिस्क एंड प्रोसीजर्स दोनों दिख रहे हैं। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं, विंटर 2017 से लेके दिसंबर 21 तक के मैं सारे सॉल्यूशंस बना चुका हूं, और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस मेरे अपने ड्राफ्टेड हैं, वो वॉल्यूम 2 में। कुछ सवाल के मैंने आईकैप को कॉपी कर रहे हैं, जो कि 1-2 हैं, उसके अलावा सारे वॉल्यूम 2 के, वॉल्यूम 2 किताबें विंटर 17 से लेकर दिसंबर 21 तक। बिल्कुल करवाया था काशिफ, बिल्कुल करवाया था बच्चा। वो तो सिर्फ आइजा 315 की हद तक था ना, एक एक आईएफआरएस को लेके बैठेंगे, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या प्रोसीजर है, सब डिस्कस करेंगे। हाँ जी। कहाँ चले गए बच्चों, क्या हो गया? अच्छा, समीर का एक सवाल है, सर आपने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिट करा, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिट करा, सही, और उसके अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न आ रहा है, ठीक हो गया मेरे भाई? अब आपने एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे काम करना है, और वो स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है? लेट्स से वो स्पेसिफिक एलिमेंट है अकाउंट रिसीवल। और आपको किसने कहा इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे काम करने के लिए? बैंक ने कहा। ठीक हो गया मेरे भाई? समीर साहब क्लियर है? जवाब देते रहिएगा साथ साथ। अच्छा, अब आप बताएं, अब जब आपने इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे काम किया, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
तो आपने इस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये रिपोर्ट जा किसको रही है? समीर साहब, ये रिपोर्ट जा किसको रही है? छेती छेती, जल्दी छेती छेती, रिपोर्ट किसको जा रही है? ये बैंक को जा रही है। और बैंक हमें क्या करेगा? बैंक हमें क्या करेगा? बैंक इसके बेसिस पे आपको मजीद लोन देगा या रिस्ट्रिक्शन करेगा। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता ये पैराग्राफ जरूरी है यहाँ पे डालना? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें भाई। बेहतरीन हो गया मेरे प्यारे बच्चे, बेहतरीन हो गया। अगर आपको लगता है रेलिवेंट नहीं है, अगर आपको लगता है, मैं ये भी लिख दूं, अगर आपको लगता है रेलिवेंट नहीं है, तो अगर आप स्टैंडर्ड पढ़े तो वो कहता है कि इस रिपोर्ट में फिर आप अदर मेटा पैराग्राफ डालेंगे। और अदर मेटा पैराग्राफ में आप रेफर करेंगे, किस चीज को रेफर करेंगे? अपनी इस कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की रिपोर्ट से रेफर करेंगे, ताकि वहां पे आपने मॉडिफाइड कैन गोइंग कंसर्न जो भी दिया हुआ है उससे आप रेफर कर सकते हैं। शायान बड़ी जबरदस्त, ये एवरीवन लिखा है, ये एवरीवन लिखा है। आपने बड़ी जबरदस्त बात करी। इन केस में, इस केस में रेलिवेंट है, इफ रेलिवेंट नहीं है तो अनमॉडिफाइड तो आप दे रहे हैं। आप ओईपी में बता दें कि मैंने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में गोइंग कंसर्न का सेक्शन डाला हुआ। समझ आ रही है? आपका रिश्ता कवर हो गया ना प्यारे बच्चों। आपने तो बता दिया बैंक को। अगर लेट से आपको लगता है बैंक के लिए रेलिवेंट नहीं भी है, तो आप इस रिपोर्ट में जो बैंक की रिपोर्ट लिख रहे होंगे उसमें आप अदर मेटा पैराग्राफ डालेंगे। अदर मेटा पैराग्राफ में कहेंगे भाई कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में मैंने गोइंग कंसर्न का सेक्शन डाला हुआ है, कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में मॉडिफाइड ओपिनियन है। अगर रेलिवेंट है तो उधर भी मॉडिफाई कर दो, अगर रेलिवेंट है तो यहाँ भी गोइंग कंसर्न का सेक्शन डाल दो, अगर रेलिवेंट है तो यहाँ भी एम्फेसिस डाल दो, और अगर रेलिवेंट नहीं है तो ओएम भी डाल दो। प्यारे बच्चों, क्या मसला है इसमें यार? हाँ वो तो आएगा, वो तो हजार चीजें आएंगी। जो एक स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा था। अच्छा, एक सवाल है, सर नीड टू आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। व्हेन अ क्वेश्चन स्टेट्स इवैल्यूएट मींस फैक्ट स्टेट कंडेम, व्हाट शुड बी डन, व्हाट मैनेजमेंट डिड एंड देन रेक्टिफिकेशन। देखें, हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, सवाल जब भी आए ना इवैल्यूएट, इवेल्युएट में आपने क्या करना होता है हमेशा याद रखिएगा। इवेल्युएट में आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट डिलीवर करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, सही है? और पेपर में सवाल इस तरीके से आता है, ये मेरी एग्जांपल आप सुनिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा आपको। ये बड़े गौर से सुनना है। आप आई कैप के पेपर में एक सवाल आता है, सही है? और सवाल इस तरीके से आता है कि जी आपने, ऑडिटर ने एक रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, ठीक हो गया जी? और वो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन कब हुई थी? वो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन ईयर एंड के आसपास हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई। क्लियर है? ये सवाल क्लियर है? बच्चों यहां तक क्लियर है? जवाब देते रहना है आपने। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट दी अबव सिनेरियो, सही है, प्लस डिस्क्राइब दी कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जो ये आप जो, अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ इवेल्युएट। ये जो इवेल्युएट होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या डिलीवर करने होंगे? जल्दी से बता दें, यहाँ पे क्या डिलीवर करने होंगे? कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन कोर्स ऑफ एक्शन में होगी। इन कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन या इन कॉन्सेप्ट्स के वजह से जो आपके प्रोसीजर्स होंगे वो कोर्स ऑफ एक्शन में होगा। और आखिरी चीज आपकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास इवेल्युएट करने के लिए क्या है? जल्दी से बता दें। पहला कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, कौन सा एग्जाम अप्लाई हो रहा है? आरपी किसने आइडेंटिफाई करी? बस जबरदस्त, आपने को ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई किया। प्लस क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है? जल्दी बता दें, क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है? द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल। क्यों? देखे ना, ईयर एंड पे करा है, जिसकी वजह से सेल्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है।
ठीक हो गया। चले चले दानिश अली, मैं आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सवाल को। कंपनी ने ईयर एंड पे अपना प्लांट सेल कर दिया, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए। अब सही है? अब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है दानिश? अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त। अब आपने ये दो कॉन्सेप्ट डिलीवर करे, फिर आपने तीसरा कॉन्सेप्ट डिलीवर करा कि जी जो भी है इसको एडिक्वेटली क्या होना चाहिए, इसको एडिक्वेटली क्या होना चाहिए, इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। बच्चों क्लियर है हम सारे यहां तक? ये आप इवेल्युएशन में आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करे। कोर्स ऑफ एक्शन, भाई ये आरपी किसने आइडेंटिफाई करी है? ऑडिटर ने। तो कुछ 6 प्रोसीजर है, याद है? मैं एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करूंगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा कि इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी बताओ, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों है, मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा, याद आ रहा है? मैं उसके अगेंस्ट मजीद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, याद आ रहा है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आप 3-4 प्रोसीजर्स और मेंशन कर दें। ये आपका मलाहत कोर्स ऑफ एक्शन है, जो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। इवेल्युएशन में यू हैव टू पिक द आइजा, और उस आइजा की हेडिंग या उस आइजा का कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। कोर्स ऑफ एक्शन में जो आइजा ने आपको वहां पे बताया हुआ है, आपने वो एक्सप्लेन करना है। और फिर आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, या तो मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करेगी या मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करेगी। अगर डिस्क्लोज कर देती है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन ये तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैं चाहूं तो कैम में कम्युनिकेट कर सकता हूं। और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है तो मिस स्टेटमेंट हो गई भाई। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स। और यहां पे एक और कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया कि आरपी क्वांटिटेटिवली नहीं तो क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। बस ये करना है, समझ आया? इस तरीके से आपने एक स्ट्रक्चर्ड आंसर को मेरे प्यारे बच्चों ड्राफ्ट करना है। इवेल्युएशन में हमेशा याद रखिएगा, इवेल्युएशन में हमेशा याद रखिएगा, ये वो चीज है जो आपका पार्टनर आपसे पूछेगा। हमेशा याद रखेगा, इवेल्युएशन का मतलब ये वो चीज है जो आपका पार्टनर आपसे पूछेगा। आप अपने पार्टनर के सामने इस सिनेरियो लेके जाओगे, आपका पार्टनर क्या बोलेगा, क्या सवाल करेगा? कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज किया है? क्या मैनेजमेंट ने आपको बताया था या आपने आइडेंटिफाई करा? समझ आ रही है पार्टनर वाली? इवेल्यू कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन ये आप और मैं गरीब जो हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं कि चलो यार अब ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी मेमो बना दो। तो आप दुनिया का कोई सवाल लेके आ जाए, दुनिया का कोई सवाल लेके आ जाए प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। आपको सिर्फ आइजाज पिक करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आइजाज पिक करना है। और आइजाज पिक करने के बाद उनके कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन उस आइजा में बताया गया है आपने वो लिखना है। शायद थोड़ी देर वॉल्यूम 1 में रहते हैं बच्चा। मैं अगर आप कहें तो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये आपके आपके लिए फायदा हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख सकता हूँ, और जवाब आपने देना है प्यारे बच्चों, जवाब आपने देना है, सही है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा। आ, एक सवाल है, बड़ा जबरदस्त है, ये आपको सॉल्यूशन में भी दिखेगा मेरे। मैं गोइंग कंसर्न के हवाले से भी करवा रहा हूँ, मैं एक जबरदस्त चीज करवा रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात सुनिएगा। केपीएमजी ऑडिट कर रहा है कंपनी ए का, ठीक हो गया भाई? सही है, केपीएमजी कंपनी ए का ऑडिट कर रहा है। अच्छा, कंपनी ए ने क्या करा? कंपनी ए ने एक हरकत करी। कंपनी ए ने क्या करा? कंपनी ए ने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया? क्या कर दिया? जल्दी से बता दे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, ये जो अमाउंट इसने कैपिटलाइज करी है ये कितने रुपए की है प्यारे बच्चों? 20 रुपए की। ठीक हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आपकी मटीरियलिटी कितनी है मैं केपीएमजी के नीचे लिख देता हूं। केपीएमजी के केस में मटीरियलिटी कितनी है? ₹100। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मटीरियलिटी 100 रुपए की है, कैपिटलाइज कर दिया। सवाल में लिखा हुआ है अगर मैं इस 20 रुपए को पीएनएल में चार्ज करूंगा, अगर मैं इस 20 रुपए को पीएनएल में चार्ज करूंगा तो मेरे कोविनेंट्स क्या हो जाएंगे? ब्रीच हो जाएंगे। डन हो गया?
डन हो गया, सवाल क्लियर है? अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट वही जो मलाहत ने हमसे कही, इवेल्युएट द अबव सिचुएशन प्लस कोर्स ऑफ एक्शन प्लस रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। डन हो गया मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब अगर आप ये सवाल देखें, अब अगर आप सवाल देखें, मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं इवैल्यूएशन की, सही है? मैं इवैल्यूएशन में कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यार इस सिनेरियो को पार्टनर कैसे देखेगा ना, पार्टनर किन चीजों को इवैल्यूएट करेगा। तो आपने कहा यार इस पूरे सिनेरियो को मैं देखूं तो पार्टनर ये बोलेगा कि यार 20 रुपए की अमाउंट क्वांटिटेटिवली मटेरियल तो नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली इतनी मटेरियल है कि इससे कोवेलेंट ब्रीच हो जाएंगे। बस जबरदस्त, पहला कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दे। आपने कहा क्वालिटेटिवली मटेरियल, डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने उसको डिलीवर करा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने इसको डिलीवर करा। आप चाहें तो एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं IS-16 का, कि IS-16 के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ये पीएनएल में चार्ज आउट होना चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट डिलीवर कर। तीसरा आपने कहा इससे हो क्या रहा है, जल्दी से बताएं, इससे हो क्या रहा है? कोवेलेंट ब्रीच हो रहा है। कोवेलेंट ब्रीच हो रहा है तो ये क्या है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। ये तो इवेंट्स और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है किस चीज के ऊपर, गोइंग कंसर्न के ऊपर। जबरदस्त। और चौथा आपने कहा कि IS-16 के हिसाब से क्या होना चाहिए, पीएनएल में जाना चाहिए। मैनेजमेंट इसको क्या कर रही है, कैपिटलाइज करी। क्या ये मिस स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, जल्दी, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बट मिस स्टेटमेंट तो दो वजूहत की वजह से होती है, या तो एरर होता है या पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होता है। क्या यह पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड लग रही है? हाँ जी लग रही है। क्यों? मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव और प्रेशर है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का। कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर समझ आ रहे हैं? बस ये पार्टनर वाली, पार्टनर की लैंग्वेज में आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया। अब मेरा और आपका काम गधों वाला स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों। हमारा गधों वाला काम क्या है, हमने बैठ के अब कोर्स ऑफ एक्शन करना है। मतलब जो पार्टनर ने बोला उसके अगेंस्ट हमने कुछ ना कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या ये इवेंट और कंडीशन है जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट कर रहा है? यस। आपने फौरन से मेरे प्यारे बच्चों, फौरन से आपने कोर्स ऑफ एक्शन किया हो गया, मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ले ली। कितने महीने की ले ली? 12 महीने की ले ली। डन हो गया। आपने मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट ले ली। पार्टनर थोड़ी लेगा, ये तब मैं और आप ख्वार है, सही है? आपने मैनेजमेंट से एजम्पशंस देख ली, रीजनेबल है। आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख ली, आपने डेटा की कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी देख ली। ये सारे काम आपने बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस, जो भी प्रोसीजर्स हैं आपने लिख दिए। डन हो गया प्यारे बच्चों। बैंक करस्पॉन्डेंस क्यों लिखा? बिकॉज इवेंट और कंडीशन क्या है, इवेंट और कंडीशन है, इवेंट और कंडीशन क्या है, कोविनेंट। तो कोविनेंट है तो जाहिर सी बात है बैंक वाली चीजें देखूंगा, लॉयर वाली चीजें नहीं देखूंगा। फिर आपने कहा ये तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी है, ये तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी है। तो आ जाए जी, आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 3 अप्लाई करते हैं। मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है ना? आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 3, मेरे बच्चों सबको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 3, ये बड़ा जरूरी है कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो प्यारे बच्चों मसला है। लैंग्वेज बड़ा जरूरी है कि जी यहाँ पे इवेंट्स और कंडीशन ऑब्जेक्टिव 1 लिखा मैंने, यार एक सेकंड, जबरदस्त। तो ऑब्जेक्टिव 3, तो मैंने कहा ये फ्रॉड है, तो मैं तो अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट को भी देखूंगा। जब पीपी की कॉस्ट को कैपिटलाइज करा है तो पता नहीं अगले साल का रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, पता नहीं इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी। अगर इन सारे केस में सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो ये तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया। ये तो मैनेजमेंट, और अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया, इसका मतलब इस मैनेजमेंट ने मुझे जितने भी ऑडिट एविडेंस दिए हैं और जितने भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए उन सब की रिलायबिलिटी में भी क्या क्रिएट हो चुका है प्यारे बच्चों, डाउट। प्लस अगर मैनेजमेंट ने मुझसे ये छुपाया है तो पता नहीं, मुझे तो अपने रिस्क असेसमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, फ्रॉड के रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे। मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो रहा है। ऊपर जो मलाद ने रिलेटेड पार्टी मैंने एक्सप्लेन करा था, ऊपर जो मैंने रिलेटेड पार्टी एक्सप्लेन करा था, यहाँ भी रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो रहा है? यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो रहा है। मेरी लैंग्वेज को समझिएगा, ये आइजा 550 है।
आइजा 550 के 3 ही तो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव रिस्क, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स, तीसरा ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्ड। आइजा 240 का भी यही ऑब्जेक्टिव है, आइजा 240 भी तो यही है। पहला रिस्क, दूसरा प्रोसीजर्स, तीसरा रिस्पॉन्ड। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? मेरे लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे स्टैंडर्ड एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही है प्यारे बच्चों। तो मैं फ्रॉड के रिस्क के प्रोसीजर नहीं लिखूंगा, मैं फ्रॉड के प्रोसीजर नहीं लिखूंगा, बिकॉज ये प्रोसीजर कर लिए मैंने। मुझे मिस प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ही तो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है। अब जब मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है और ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की तरफ जा रहा है तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आखिरी चीज मेरी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या है? बड़ी सिंपल है। मैं कहूंगा ये जो गोइंग कंसर्न का मसला है, ये जो गोइंग कंसर्न का मसला है, ये तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है। ये तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यस, तो क्या मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है? यस, नो। अगर मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन डालूंगा। और अगर इसको डिस्क्लोज नहीं करा तो आईएफआरएस से खिलाफ वर्जी कर रहा है। इम्पैक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है, तो एडवर्स ओपिनियन। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ आती है? और फ्रॉड को तो मैं ऑलरेडी विदड्रॉ में कवर कर चुका हूँ, फ्रॉड को तो मैं ऑलरेडी विदड्रॉ में कवर कर चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये 12-15 मार्क्स का सवाल अगर आता है तो ये देखना मैंने इस तरीके से करा, मुश्किल थोड़ी है। जिस तरीके से आप सोचते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, जिस तरीके से आप सोचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी स्ट्रक्चर्ड वे में आपने लिखना है। इंसान ऑडिटर सबसे पहले इवेल्युएट करता है, उसके बाद प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, उसके बाद हाथ पांव चलाता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट पे आता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप एसके का सवाल देखें, एसके साहब, सर इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट मेथड्स वुड यू कंसीडर इन प्लानिंग, व्हाट वुड बी योर अप्रोच और ओवरऑल अप्रोच। अब यहाँ आप सवाल गलत पूछ चुके हैं। सवाल इसलिए गलत पूछ चुके हैं बिकॉज सवाल जो मैंने आपसे डिस्कस किया इसमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो चुकी है, इसमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो चुकी है। इसका मतलब है आप कंक्लूडिंग फेज में हैं। जब आप कंक्लूडिंग फेज में, तो आईकैप क्यों आपसे कह रहा है कि प्लानिंग फेज की चीजें बताएं। बट खुदा ना खास्ता चूंकि आईकैप है, और अगर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों, और अगर आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों, तो कोई मसले वाली बात थोड़ी है। आपका आंसर का स्ट्रक्चर यही होगा, व्हाट मैटर वुड यू कंसीडर इन प्लानिंग। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा प्लानिंग में? मैं कहूंगा देयर इज एन इवेंट टू कंडीशन। आप आइजा 570 देखें, प्लानिंग फेज में आप इवेंट्स और कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं क्या कंसीडर करूंगा? मैं कहूंगा भाई, मैं कंसीडर करूंगा कि भाई यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड है। तो आपका आंसर सेम रहेगा प्यारा बच्चा। क्लियर? हम सारे यहाँ पे आंसर सेम रहेगा मेरे दोस्त। बिल्कुल है ना? अगर सवाल की जगह लिखा आ जाए, ये जो हम इवेल्युएट लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हम इवेल्युएट लिख रहे हैं, क्या हो गया? प्यारे बच्चों, ये जो हम इवेल्युएट लिख रहे हैं सवाल में आ जाए एनालाइज, कोई मसला थोड़ी है, सेम आंसर है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और कोई सवाल? कोई भी सवाल हो प्यारे बच्चों, पूछो, जो पूछना है पूछो। हमेशा अरकाम हमेशा कह, देखें, आप कह रहे हैं अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, देखें अरकाम, ये बड़ा जरूरी है आप सवाल को समझे कि आप पूछ क्या रहे हैं, और आप वर्ड्स को देखें, आप वर्ड्स का यूज करें। आपने कहा इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, डिड वी ऑलवेज रेफर टू मॉडिफाइड ओपिनियन इन कैम और नॉट। अच्छा, ये सवाल मेरा देख लो ना, पहले मुझे अरकाम को जवाब देने देती है, मैं आपके पास भी आता हूँ, सही है? अब आपने वर्ड का यूज किया मॉडिफाइड ओपिनियन, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं यस और नो में जवाब दूं। अगर मैं आपको आंसर दूंगा यस, तो मेरा आंसर गलत है।
अगर मैं आपको आंसर दूंगा नो, तब भी मेरा आंसर गलत है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन इज क्वालिफाइड, modified is adverse, and modified is, जल्दी जल्दी जल्दी, डिस्क्लेमर। तो क्वालिफाइड और एडवर्स के केस में मैं कैम डालता हूं, और अगर कैम डालता हूं तो मैं रेफर करता हूं in addition to the matter as described in basis for qualified opinion and basis for adverse opinion। बट अगर मैं डिस्क्लेमर देता हूं तो मैं तो कैम की हेडिंग ही नहीं डालता। क्लियर है हर काम साहब? बड़ा जरूरी है, लैंग्वेज सही होनी चाहिए हमारी सवाल पूछने के लिए, तभी अच्छा आंसर मिलेगा। यार बच्चों, आप लोग समझे ये सवाल? तो कभी भी यूं ना पूछे मॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो क्या कैम में आएगा नहीं आएगा। भाई मॉडिफाइड ओपिनियन को पहले लिख दे, है क्या मॉडिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लेमर में तो कैम ही नहीं आता, तो रेफर कहां से करूं। अच्छा, कुछ सवाल मुझसे स्किप हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अरकाम का मैंने आखिरी आंसर करा था, उसके बाद जो सवाल है वो वापस पूछ सकते हो, या अगर आप कहें तो मैं आपको अगर माइक ऑन कर दूं, ये सही रहेगा? हम माइक ऑन कर लें? चले शायान साहब, पूछें। शायन साहब आप अनम्यूट हैं, जल्दी पूछें। शायन आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और है? किसी और ने डायरेक्ट अगर वॉइस से सवाल पूछना तो जल्दी पूछ ले, आ जाए, टाइम जाया नहीं करें। सर इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर इज ओमिटेड, क्वालिफाइड ओपिनियन कब होगा, एडवर्स कब होगा, एग्जांपल से बता सकते हैं? देखें अतिया, डिपेंड करता है कि आपका, आप अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर नहीं देती, सही है, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर नहीं देती, नो, तो इसका मतलब है आईएफआरएस से नॉन कंप्लायंस कर रही है। जहां ये आईएफआरएस से नॉन कंप्लायंस कर रही है, इसका मतलब है ये मिस स्टेटमेंट है। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, और अगर मटेरियल प्लस परवेजिव है तो मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा। सही है? और ये दोनों मैटर्स, मटेरियल परवेजिव, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर है हम सारे यहां तक? अच्छा, आप क्लियर है? तो ये एक बड़ा जजमेंटल होता है। 5 से 6 लाइन के सवाल में आप नहीं करते, आप तभी मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि आप इफ का वर्ड यूज करके ये दोनों कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं। और कोई सवाल प्यारे बच्चों? कुछ सवाल अगर मुझसे स्किप हो गए तो मुझसे वापस पूछ ले, मैंने इग्नोर बिल्कुल नहीं किया, वो 4-5 सवाल एक साथ आए होंगे तो इसलिए यार मिस हो गए होंगे। कोई और किसी बच्चे का अगर मैंने सवाल नहीं दिया हो तो मुझसे पूछ ले। इवेल्युएशन वाली चीजें, इवेल्युएशन वाली चीजें मेरे भाई, इवेल्युएशन वाली चीजें। एसके साहब, हाँ, तो समीर आप फिर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हो ना, कि मैनेजमेंट कहती है मेरा ये प्लान है, तो आप ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हो ताकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सको।
डिपेंड करता है, अगर जब भी कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो क्या हम हमेशा ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, नहीं, डिपेंड करता है कि सवाल में ऐसी कोई चीज लिखी है जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो। अच्छा मलाक, इसी के लिए तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये हमारे पास देखें, ये बेतहाशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करते रहनी है, करते रहनी है, ताकि हमारे पास एक ग्रिप आती रहे। सही है, हम सिर्फ सीफेप का सवाल ना करें, हम एसीसीए, आईसीडब्ल्यू, MS7 इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का मटेरियल करते रहे। मैंने जो लास्ट एग्जांपल बताई थी वन प्लस, उसमें लिखा हुआ कहीं नहीं था कि फ्रॉड है, लेकिन इंडिकेशन इस चीज की थी कि फ्रॉड है। इंडिकेशन क्यों थी कि इसको क्यों कैपिटलाइज करा है, ताकि कोवेनेंट ब्रीच ना हो, और कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक पैसा मांग लेगा, तो ये इंसेंटिव और प्रेशर हो गया ना। मैं आज ही आईसीएडब्ल्यू और एसीसी है, इनकी किट, एसीसी किट को तो मैं आज ही डाल देता हूँ। सही है, एसी किट में आज ही ग्रुप में डाल देता हूँ। उसमें बेतहाशा सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं क्लास में प्रैक्टिस सेशन पिछले 1 1.5 महीने से हम यही कर रहे हैं, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ ताकि आप उसके आंसर और सवाल देख सकते हैं। डन हो गया मेरे भाई? और बोले मेरे भाई? आईसीडब्ल्यू भी मैं डाल देता हूँ, चले आईसीडब्ल्यू को सवाल डाल देता हूँ। डन हो गया, ये मेरे पार्ट पे हो गया, डन हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन मैं ये सारे सवाल करवा रहा हूँ आप लोगों क्लासेस में। पेपर्स तक चलता रहेगा भाई, क्या हो गया, पेपर्स तक चलेगा, वर्कशॉप होगा, वर्कशॉप में वापस फिजिकल आएंगे हम लोग। 6 7 दिन का वर्कशॉप होगा, सारे एजेस वगैरह सब कुछ रिवाइज कर रहे होंगे, सारे सवालात कर रहे होंगे। गोइंग कंसर्न का चार्ट रिवाइज करा दूं? वन प्लस आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। चार्ट वैसे ऑलरेडी बुक में है यार, मतलब लंबा हो जाएगा। अगर आप उसको एक बार देख लें, अगर आप कहते हैं मैं करवा देता हूँ, मसला नहीं है। यार ये लिखो तो नहीं ना बोर्ड पे? मैं करवा देता हूँ। देखें जुहेब साहब, अगर इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई होती हैं, अगर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई होती हैं, मैनेजमेंट को क्या करना होता है, मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी होती है। या तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है, या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करती। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करती, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं? ये तो स्कोप लिमिटेशन हो गई। अगर इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। यहां तक डन है। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है तो दो चीजें कंक्लूड करेगी, या तो गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, या गोइंग कंसर्न बेसिस। डन हो गया भाई? अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आईएस क्या कहता है, आईएस कहता है एफएस किस बेसिस पे बनेंगे, अदर देन गोइंग कंसर्न विच इज अल्टरनेटिव बेसिस। और एफएस में एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर आएगा कि भाई ये एफएस अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने, कंपनी बंद होने जा रही है, सही है, डिसाइड कर चुकी है कि वो लिक्विडेट करने जा रही है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। या तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यस, तो आईएस क्या कहता है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर जाना चाहिए। या तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी, या मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है, तो एज एन ऑडिटर आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे, लेकिन इस डिस्क्लोजर के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न का सेक्शन आएगा। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट हो गई। इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड,
मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन दे देंगे हम। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप इसके बावजूद मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना होगा। क्यों? हम पढ़ चुके हैं इसको गोइंग कंसर्न में। क्यों करना होगा? बिकॉज गोइंग कंसर्न है या नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं, इसके अंदर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो एस्टिमेट्स को तो IS1 कहता है कि आपने डिस्क्लोज करना है, सही है। यहाँ पे मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेगी, आप क्या देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन आप मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन नहीं लिखेंगे, या अगर लिस्टेड है तो आप कैम में डाल सकते हैं, अगर लिस्टेड नहीं है तो आप EOMP में डाल सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मुझे बच्चों एक बात बताएं, यहां भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो रहा है, यहां भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो रहा है, दोनों के डिस्क्लोजर में फर्क क्या है? जब मैनेजमेंट यहां पे एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेगी तो मैनेजमेंट कहेगी नहीं 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 नहीं, मैं दोनों का लिख रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात का। मैं ये वाला एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी ड्राफ्ट करके बता रहा हूं, मैं ये वाला एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी ड्राफ्ट करके बता रहा हूं। इवेंट्स और कंडीशन यहां भी आएंगी, यहां भी आएंगी। डन हो गया। मैनेजमेंट का प्लान यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। डन हो गया। यहां पे मैनेजमेंट कहेगी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है किस चीज के ऊपर? गोइंग। ये वाला पैराग्राफ यहां पर आएगा, यहां पे नहीं आएगा। ये डिस्क्लोजर यहां पे खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बिकॉज आप खुद ही तो ऊपर कह रहे हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप कैसे कह सकते हैं दिस इवेंट और कंडीशन में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तभी यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन नहीं आएगा, कैम और एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ आएगा। बच्चों क्लियर है? अगर आप कहते हैं मैं दोनों की रिपोर्ट, ये क्लास में भी बताया था, शायान डायरेक्ट कॉल कर दें, एवरीवन कर दें, क्लास में बताई हुई ये चीजें, दोनों की रिपोर्ट तक शेयर की हुई है। आप SSGC की रिपोर्ट देख लीजिएगा, SSGC में डिस्क्लोजर यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्यों? SSGC के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब कि क्या बंद हो जाएगी? SSGC कैसे बंद हो सकती है यार? लेकिन अगर आप PIA देखेंगे, PIA में आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी ये वाली चीज दिखेगी। क्लियर हो गया? तभी PIA में KPMG और फर्ग्यूसन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन डालते हैं, और SSGC में ऑडिटर एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ या की ऑडिट मैटर में इस चीज को कम्युनिकेट करता है। बच्चों फायदा हो रहा है? और कोई सवाल मेरे बच्चों? कोई और सवाल मेरे प्यारे बच्चे? देखिए सबका फायदा हो रहा है तो सवाल पूछे यार। शायद बिल्कुल कर लेंगे। कंसोलिडेशन से रिलेटेड प्रोसीजर देखें, कंसोलिडेशन से रिलेटेड अगर आई कैप आपसे कहता है कि मुझे प्रोसीजर पता है, ऑल्दो ये क्लास में कवर्ड हुआ हुआ है, ऑल्दो ये क्लास में कवर्ड हुआ हुआ है, एक सिंपल सी बात है, एक बड़ी सिंपल सी चीज है, सही है। कंसोलिडेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, मुझे रूल्स बता देंगे आप? कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं ना प्यारे, वो रूल्स बता देंगे जल्दी से? जल्दी, छेती छेती, सबने बताना है भाई। नहीं नहीं, मैंने एक्वायर तो मैंने 3 साल पहले करा है, आज मैं कंसोल कर रहा हूं, मैं कंसोल कर रहा हूं सिर्फ। यार कुछ पढ़ी होंगी ना चीजें, फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट करना होता है, ऐसा ही है ना? ये जो प्रोसीजर्स हैं आपके,
अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, सुनिए मेरी बात को। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए या तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करूंगा या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स होंगे या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होंगे। कंसोलिडेशन में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता, सही है ना। या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करूंगा या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में इन तीनों के ऊपर प्रोसीजर्स लिख दूं, जल्दी बताएं। एज एन ऑडिटर आई विल इंश्योर दैट द फाइनेंशियल ईयर एंड इज सेम। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट है। कैसे पता चलेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? मैं होल्डिंग और सब्सिडरी के ऑडिटेड एफएस देखूंगा या उनके फाइनेंशियल भी देखूंगा और अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैच कर लूंगा। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, नो, तो क्वालिफाई थोड़ी करूंगा। मैनेजमेंट ने कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स पास की होंगी, उन एडजस्टमेंट्स को देख लूंगा। डन हो गया प्यारे बच्चों। तीसरी चीज तीसरी चीज इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करूंगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी ऑल कंप्लीटनेस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी मैं इंश्योर कर लूंगा कि मैनेजमेंट ने उसको एलिमिनेट कर दिया कि नहीं कर दिया। और अगर उसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट का एलिमेंट है तो क्या उसको भी एलिमिनेट कर दिया कि नहीं कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये टेस्ट ऑफ डिटेल जो रेड से लिखा है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गए। कुछ चीजें आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की लिख दें कि मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा कि भाई मैनेजमेंट किस तरीके से कंसोलिडेशन करती है। कुछ ग्रुप वाइड कंट्रोल्स थे, याद आ रहा है प्यारे बच्चों? होगा कंसोलिडेशन के पूछे मुश्किल क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल में आप एक और चीज लिख सकते हैं, रिकैलकुलेट, कि 100 प्लस 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 230। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक अच्छा सवाल पूछूं? चले आ जाए, क्या याद करेंगे? आप केपीएमजी हो, आप केपीएमजी हो, आप ऑडिट कर रहे हो एचसी का मतलब होल्डिंग कंपनी, सही है। आप केपीएमजी हो, आप होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। आप होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन का भी ऑडिट कर रहे हो और होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड एफएस का भी ऑडिट कर रहे हो। होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सब्सिडरी है, सही है। इस सब्सिडरी का ऑडिट कौन कर रहा है? इस सब्सिडरी का ऑडिट ईवाई कर रहा है। ठीक हो गया जी। होल्डिंग कंपनी ने, अच्छा आप कौन से साल का ऑडिट कर रहे हो? आप 2022 का ऑडिट कर रहे हो। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को 2019 में एक्वायर किया था। ठीक हो गया मेरे भाई, कब एक्वायर किया था? 2019 में। आप 2022 का ऑडिट कर रहे हो। बताएं एज एन ऑडिटर कंसोलिडेटेड एफएस में आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे? और सवाल आ जाता है 12 मार्क्स का। ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर है बच्चों? ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर है? तो ऊपर वाले पॉइंट्स को जब मैं लिखूंगा, क्या मतलब ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या लिखूंगा? मेरा पहला प्रोसीजर होगा, मैं चेक करूंगा फाइनेंशियल ईयर एंड सेम है। मेरा दूसरा प्रोसीजर होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है। और कैसे पता चलेगा? मैं होल्डिंग और सब्सिडरी के अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंपेयर कर लूंगा। बच्चों क्लियर है? मेरा तीसरा प्रोसीजर होगा, सुनिएगा मेरी बात गौर से, मेरा तीसरा प्रोसीजर होगा कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, नो, तो मैनेजमेंट ने कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स करी होंगी, उन एडजस्टमेंट्स को रिव्यू कर लूंगा। ठीक है। चौथा काम मैं क्या करूंगा? जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हैं उसको देख लूंगा। बच्चों ये चार, पांचवा मैं रेड से लिख रहा हूं, पांचवा प्रोसीजर क्या होगा? मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा कि मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, सही है। मैनेज छठा, मैं मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को टेस्ट करूंगा कि मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स रखे हैं, मैं कंस्ट्रक्शन तो उसने करनी है। डन हो गया ये? यहाँ तक क्लियर है आप मल्हार बच्चे सारे? यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सवाल कितने नंबर का आ गया भाई? सवाल कितने नंबर का आ गया? सवाल तो 12 नंबर का आ गया। अब मैं एक चीज सोच रहा हूं, सुनिएगा, कंसोलिडेशन होगी कैसे? होल्डिंग 100 रुपए, सब्सिडरी 150 रुपए,
एडजस्टमेंट 20 रुपए, कंसोलिडेटेड एफएस में कितने का नंबर जा रहा होगा? 230 का। ऐसा ही है? सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को प्यारे बच्चों। होल्डिंग इस 100 नंबर पे तो मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया हुआ है। इस 100 रुपए पे मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, मैं ही ऑडिटर हूं भाई, केपीएमजी स्टैंड अलोन का ऑडिट कर रहा है। लेकिन क्या इस 150 के ऊपर मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया हुआ है? जल्दी से बता दें, क्या इस 150 के ऊपर मैंने लिया हुआ है, कोई प्रोसीजर किया हुआ है? प्यारे बच्चों जबरदस्त। अब आपका, अब जो मैं लिख रहा हूँ ब्लू से लिख रहा हूँ, आइजा 600 के प्रोसीजर्स आप ऐड कर दें। क्या मतलब? केपीएमजी ईवाई को ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस भेजेगी, हैं, जिसमें वो उसको इंडिपेंडेंस कंफर्म करने का कहेगी, उसको मटेरियलिटी बताएगी, उसको रिस्क बताएगी, उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स वगैरह बताएगी, उससे कहेगी कि रिलेटेड पार्टीज की, रिलेटेड पार्टी से जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी मुझे बतानी है। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? ये पूरी आपने दुनिया लिख दी यहाँ पे। क्या मसला है यार? सिर्फ आइजा पिक करना है और कुछ नहीं करना। मार्क्स देखने और आइजा पिक करना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यार अगर इस तरह पार्टिसिपेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं भी 1000 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा सीरियस हो जाए, अब तो सीजन भी खत्म हो गया है ना हमारा यार। अब थोड़ा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें तो बच्चों मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। डन हो गया? अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि अब आप सीजन से फ्री हो गए तो अब आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर रहे होंगे। अब हम एक काम करेंगे, जब भी हमारी क्लास होगी, क्लास के शुरू के 30 मिनट हम क्यूएनए सेशन रख लेंगे, और 30 मिनट के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे। डन हो गया भाई? उमर, इसके ऊपर पूरा एक सेशन होगा मेरा भाई, पूरा सेशन होगा। बस रिक्वेस्ट ये प्यारे बच्चों, क्वेरी सारी जॉट डाउन करके रखें, क्वेरी सारी जॉट डाउन करके रखें, और जो भी हो जब भी हम सेशन रखें उसके ऊपर आप करें। डन हो गया? बिल्कुल लिख सकते हैं ज़ेब अख्तर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलें बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सवाल हमने आज की क्लास में करना था, लेकिन चूंकि मैंने सवाल को थोड़ा सा लेट ग्रुप में कम्युनिकेट करा है, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि सवाल आपने नेक्स्ट क्लास से पहले करके आना है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। इस तरह के जनरल सवाल आईकैप अक्सर पूछता रहता है, ये आईसीडब्ल्यू का सवाल है। खुदा का वास्ता है इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा बच्चों। 13 नंबर का सवाल है, हार्डली 20 मिनट लगेंगे, हार्डली 20 मिनट लगेंगे। साथ साथ अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फायदा हो जाएगा बच्चों। डन हो गया? अलविना भेज दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, इजाजत है मुझे। जजाकल्ला मेरे प्यारे बच्चों, जजाकल्ला। अपना बेहद ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक नोटबुक पे सारे क्वेश्चंस वगैरह जॉट डाउन करके रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लासेस में इसको डिस्कस करते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।